अगर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की एसएसटी का जो चैप्टर था हमारा नो योर प्लानट, चैप्टर 1 ही है हमारा। चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसका रिविजन जो है वो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ करवाने वाली हूँ आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, बिकॉज मैंने शायद ही कोई लाइन जो है वो मिस करी हो क्वेश्चन बनाने से। तो अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिया तो आई एम वेरी श्योर आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, अच्छा एक और चीज़ विदाउट डिले में आप लोगों को बता देती हूँ ये चीज़ कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर, बिकॉज मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, जो भी उन लोगों ने लिखा है उसका पूरा क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है। और मेरी सिर्फ एक कोशिश है उन बच्चों तक पहुँचने की जिन बच्चों तक या तो ट्यूशन क्लासेस नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर स्कूल में उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, वाई इज़ अवर अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट। भाई देखो, हमारे अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहा जाता है। ठीक है, सो आवर अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड एयर। अब वाटर एंड एयर अगर हमारे अर्थ पे नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है ना, तो वाटर और एयर क्योंकि कहीं और मौजूद नहीं है हमारी अर्थ के अलावा, इसीलिए हमारे अर्थ को हम जो है वो यूनिक प्लानट कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द लैंड मासेस आर कॉल्ड डैश। लैंड मासेस जो हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंड मासेस बने हुए हैं, बड़े बड़े जो लैंड के टुकड़े बने हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड। बड़ी बड़ी जो लार्ज हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो हमारी क्या है भाई, वो जो बहुत बड़ी है लार्ज वाली हैं उनको हम ओशंस बोलते हैं। जो छोटी वाली हैं तो वो तो हमारी सीज भी हो सकती हैं, पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो लार्ज वेरी लार्ज जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी वो ओशियंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डिड पीपल बिलीव अबाउट द अर्थ इन एंशिएंट टाइम्स। पहले के टाइम में लोगों को क्या लगता था कि भाई अर्थ कैसी है इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में पीपल बिलीव्ड, लोगों को ऐसा विश्वास होता था दैट द अर्थ वाज फ्लैट। अर्थ कैसी है, बिल्कुल एकदम फ्लैट है ऐसे, एंड हैड स्टीप एजेस, और मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे किनारे होंगे और ऐसे आप मतलब उन लोगों को लगता था कि वो चलेंगे फिर किनारे ऐसे आएंगे शार्प और स्टीप होंगे और हम नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए उन लोगों को बहुत दूर जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब उन लोगों को यही फील होता था कि भाई अगर हम दूर गए तो हम जो है वो गिर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। अब ये किसने प्रूव किया कि अर्थ कैसी है भाई, एकदम राउंड है एक तरीके से। मतलब ऐसे तो अर्थ जो है वो हमारी हल्की हल्की ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी जो है वो दबी हुई है ना, और साइड से थोड़ी बल्जी है, ये हमारे अर्थ की शेप है। अब राउंड है ये किसने प्रूव किया था, तो फर्डिनेंड मैगेलन एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। ठीक है, एक पुर्तगाली थे ये, और ये एक्सप्लोर करते थे, मतलब इनका काम था कि नई जगह को एक्सप्लोर करना। तो इन्होंने जो किया है प्रूव किया हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, इन्होंने ना यात्रा शुरू करी थी, समुद्री यात्रा शुरू करी। समुद्री यात्रा में ये चलते गए। ठीक है, अब ये आई थिंक 3 साल के आसपास का इनको टाइम लगा और फिर 3 साल तक समुद्री यात्रा करते करते वापस से उसी जगह पर आ गए थे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तब ये बात प्रूव हुई थी कि जो अर्थ है ना वो कैसी है, राउंड है, कि आप जहाँ से चलना शुरू करोगे कोई किनारा नहीं आएगा और आप ऐसे चलते जाओगे और वापस आप वहीं पर पहुँच जाओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव ऑल्सो प्रूव्ड। अब स्पेस से भी है ना, ऊपर से भी पिक्चर्स ली गई तो उन्होंने भी क्या प्रूव किया कि द अर्थ इज लाइक अ स्फेयर, है ना, जो ऐसे गोल शेप होती है लेकिन ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है। अब देखो आगे के क्वेश्चन में बता रखा है मैंने, व्हाट इज द रियल शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की रियल शेप क्या है, मतलब वास्तव में हमारी अर्थ की शेप क्या है। सो इट इज राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द टॉप एंड एट द बॉटम। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी थोड़ी थोड़ी फ्लैट है ये हमारी। व्हाट इज़ अ ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है, अ ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट, मतलब कि ग्लोब तो देखो बिल्कुल सिंपल सा, और एक्यूरेट कैसे कि भाई ये देखो ये रहा हमारा ग्लोब, है ना। तो अब धरती पर जो भी चीज़ जहाँ पर भी है, ठीक है, तो ग्लोब पे भी उसे वैसे ही दर्शाया जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अ ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। ये डेफिनेशन आप ऐसे ही एज इट इज़ याद करते चलो,
मैं बता रही हूँ आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, यहाँ आपका कोई भी मार्क्स नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ग्लोब शो। जो ग्लोब है हमारा वो क्या चीज़ें शो करता है, तो इट शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि भाई कहाँ कहाँ पर लैंड है, एंड वाटर कहाँ कहाँ पर धरती पर पानी है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, धरती पर कहाँ कहाँ लैंड है, कहाँ कहाँ पानी है, ये सारी चीज़ें हमें इस ग्लोब से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोब। भाई ग्लोब क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं हम कि विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द ग्लोब। देखो ग्लोब पे हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि अच्छा इतना, जैसे ग्लोब पे देखो एक रेशो रहता है ना, तो ग्लोब पे भी क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा लाइन बना देंगे, बट आपको आइडिया लग जाता है देखने के बाद ही, अच्छा ये जगह इतनी बड़ी है, ये वाला देश इतना बड़ा है, कॉन्टिनेंट्स इतने बड़े हैं, यहाँ इन कॉन्टिनेंट्स के पास से ये वाला ओशन निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें बताता है कि करेक्ट साइज़ बताता है, शेप बताता है, लोकेशन बताता है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द ग्लोब। मतलब हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं ग्लोब की हेल्प से। वाई कांट वी ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। अब देखो हमेशा हम क्यों नहीं ग्लोब को यूज़ कर पाते अर्थ की स्टडी करने के लिए, है ना, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि ग्लोब अगर इतना ही अच्छा है फिर मैप की क्या ज़रूरत है, हम ग्लोब से क्यों नहीं सारी स्टडी कर लेते। सो वी के नॉट ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ, दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण ये है कि देखो अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। बड़ा वाला ग्लोब होगा तो आप हर जगह उसे नहीं ले जा सकते हो, है ना। बीइंग अ टीचर अगर मुझे कहा जाए कि आप बड़ा वाला ग्लोब लीजिए, मतलब ग्लोब को ऑब्वियसली ऐसे पॉकेट में तो नहीं जा सकते, जो ग्लोब मैंने भी आपको दिखाया है बहुत ही एवरेज साइज का ग्लोब है ना ये। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आप अपने हर क्लास में इसको ले लेके घूमिए तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। दूसरी बात आती है फिर, अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट। अब हमारी धरती तो इतनी बड़ी है, अब इतनी बड़ी धरती को इस गोले पर पूरी तरह से अच्छे से दिखाना समझाना ऑब्वियसली हम नहीं दिखा सकते, तो डिटेल्स तो हम नहीं दिखा सकते। हाँ थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है, इसको देखने के बाद हमें मदद मिलती है ओशंस को समझने के लिए, लैंड मासेस को समझने के लिए, लेकिन फिर भी भाई इतनी बड़ी धरती को एक छोटे से ग्लोब पर हर चीज़, हर डिटेल्स को दिखाना पॉसिबल नहीं है। हम डिटेल नहीं दिखा सकते, मोटा मोटा तो समझा सकते हैं, पर आप डिटेल में जाकर उसको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखो मैप तो क्या है, अब मैप तो मैं चाहूँ तो मतलब अपने एरिया का भी मैप बना सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे एरिया में यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये वाली जगह है, ऐसे बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये चीज़ ग्लोब के साथ पॉसिबल है, नहीं, है ना। हम ग्लोब के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ये चीज़ बहुत दिक्कत आती है। या फिर हम इंडिया का मैप तो बना सकते हैं, इंडिया का ग्लोब बना सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्लोब पे सिर्फ इंडिया नहीं दिखाया जा सकता, यानी कि हम एक पार्ट नहीं दिखा सकते। मैप पर हम ये कर सकते हैं, अगर कंपैरिजन भी लिखने के लिए आएगा तो आप अपने दिमाग से इस तरह से बना सकते हो कि भाई मैप पर तो हम एक पार्ट बना सकते हैं अर्थ का, कोई भी दिल्ली का मैप ले लो, लखनऊ का मैप बना लो, है ना, आप अपने एरिया का मैप बना लो, अपने स्कूल का मैप बना लो, बट ये ग्लोब के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। ग्लोब मतलब बस पूरी दुनिया आपको एक बार में ही दिखा सकता है। बहुत ज़ोर से कुछ हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है, बट सबको देख के तो नहीं ऐसा लग रहा। चलो आगे देखते हैं। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम ऑफ अ ग्लोब। देखो ग्लोब अगर मेरे सामने रखा है तो मेरे वाला साइड जो है वो मैं देख सकती हूँ, लेकिन जो दूसरी साइड जो आपके साइड आ रहा है, कैमरा के साइड आ रहा है, उस साइड वो मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन मैप अगर मैं पूरा खोल दूँ तो मुझे एक बार में पूरा मैप दिखाई देगा, मतलब मैं सब कुछ एक बार में देख सकती हूँ। ग्लोब पे क्या है, मुझे टर्न करना पड़ेगा उसको, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार में बस 1/2 ही इसका देख सकते हैं, तो हम इससे ज़्यादा पार्ट ग्लोब का नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाट इज़ अ मैप। मैप क्या होता है, मैप इज़ अ मैप, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ए लिखा हुआ है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या होता है कि अर्थ कैसी है, अर्थ का सरफेस कैसा है, उसके जो पार्ट्स हैं वो सब उस पर दिखाए जाते हैं, और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मैप पूरी अर्थ का भी हो सकता है, मैप अकेले भारत का हो सकता है, अकेले रशिया का भी बन सकता है, यानी कि पार्ट, है ना, अर्थ का जो भी पार्ट है उसका भी बन सकता है। ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना, फ्लैट ही तो होता है ना, पेज वगैरह पे बनाते हो या बड़े बड़े वॉल मैप्स भी होते हैं तो वो तो फ्लैट ही होते हैं ना, ऐसे कर्व तो नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, उसका कोई पार्ट या अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है मैप जो है, किस पर, ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम, ये वर्ड मैप कहाँ से आता है। देखो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिलअप्स में भी बन के आ सकते हैं। आपको कंटेंट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो मतलब कैसे भी बन के आ सकते हैं, तो टीचर का अपना दिमाग है कि वो उसको किस तरीके से
ट्विस्ट कर देगी। तो द लैटिन वर्ड मैपो से ये वर्ड आता है, मैप, है ना। लैटिन जो भाषा है उससे ये वर्ड, है ना, ये आता है हमारा मैपो। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। तो मैपो शब्द से, जो लैटिन का है, उससे ये शब्द मैप आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैपो? तो मैपो का मतलब क्या होता है? मैपो का मतलब होता है नैपकिन, ठीक है। नैपकिन कैसा होता है? फ्लैट, ऐसे खोल लो, फ्लैट पेपर की तरह ही बन जाता है ना। तो मैप भी बिल्कुल कैसा है? खोल लो तो बिल्कुल पेपर ही की तरह ही तो है। हु पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो किसने कलेक्शन मतलब एक ही बुक में बहुत सारे अलग अलग मैप्स रखे हों, ये किसने पब्लिश किए थे? तो गैरिडस मैक्रेटर, अब इनकी स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। एक फ्लेमिश जो थे, ये फ्लेमिश मैप मेकर थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया था कलेक्शन ऑफ मैप को इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ एन एटलस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटलस क्या होता है। तो अ बुक ऑफ मैप्स, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, इज कॉल्ड एन एटलस। तो हम उस बुक ऑफ मैप को, जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको एटलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ मैप्स। अब हमें यहाँ क्या करना है? हमें मैप के फ़ायदे लिखने हैं, है ना। मैप से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सम एडवांटेजेस ऑफ मैप आर, पहला एडवांटेज क्या है कि वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। और इसमें हम क्या शो कर सकते हैं? टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड इवन नेबरहुड भी, है ना। यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैप में तो हम पूरे पूरे कंट्रीज़ के बना सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के, मतलब इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी जगहें आ रही है वो सारा पूरा भी बना सकते हैं। हम सिटीज़ का मैप बना सकते हैं, है ना। और हम अपने इवन नेबरहुड का, हम अपने आसपास का भी जो है वो मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि स्मॉल एरियाज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड फेयरली एक्यूरेटली ऑन द मैप। जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं ग्लोब पे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आप छोटे एरिया को बहुत ही डिटेल में समझा सको, लेकिन मैप में आप जो हैं वो छोटे छोटे एरियाज़ को भी, जो है स्मॉल एरियाज़ को भी, हम फेयरली मतलब अच्छे तरीके से, एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही, है ना, वो जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ आवर स्कूल और शो कर सकते हैं हम ऑल द डिटेल्स ऑन इट। तो ये आप चाहे तो थर्ड पॉइंट बना दो या फिर इसे सेकेंड पॉइंट में ही आप मिक्स कर सकते हो उसके एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द अर्थ इज़ अ डैश इन शेप। कैसी है शेप में? स्फेरिकल है, ठीक है। आप स्फेयर भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन स्फेरिकल शेप तो कैसी है? वो स्फेरिकल शेप है। एंड इट्स सरफेस, उसका सरफेस कैसा है? ऐसे कर्व्ड है ना। अर्थ तो कैसे गोल है, तो गोल कैसे रहा कि कर्व्ड रहा वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाई इज़ अ मैप लेस एक्यूरेट देन अ ग्लोब। सो मैप जो हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं होते जितना कि ग्लोब होता है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज अ पेपर। अब देखो मैप क्या होता है, मैप तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होता है। क्या हमारी धरती फ्लैट है? नहीं, है ना। हमारी धरती कैसी है? गोल है। तो आप एक गोल चीज़ को फ्लैट पर कैसे दिखाओगे? उतना करेक्ट, उतना एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी आता है। अभी पीछे आपने बोला होगा कि क्वेश्चन में लिखा था एक्यूरेटली बताता है। एक्यूरेटली का वहाँ पे भी मतलब यही है कि आप जैसे पंजाब के बगल में आपको हरियाणा दिखाना है तो किस साइड आप बहुत अच्छे से समझा पाते हो, लेकिन पूरी धरती को जब आप समझाने चलते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पेपर पर, एक फ्लैट चीज़ पर मतलब उतना कहना चाहिए उतना सही नहीं बैठता, उतना एक्यूरेट नहीं बैठता, उतना करेक्टली आप उसे शो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम, व्हाट इज़ अर्थ एप्पल। अब अर्थ एप्पल क्या होती है? वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स थे। इट इज़ एडेफ एडेफ क्या है ये? आर्डएप्पल और अर्थ एप्पल। ये जो अर्थ एप्पल है ना, ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स मतलब बहुत पुराने जो ग्लोब्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम से, ये वो हैं। अब इसका ना आंसर आप सेकंड वाला लिखना, ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ अर्थ एप्पल, तो सेकंड वाला आप क्वेश्चन आंसर लिखना कि द अर्थ एप्पल इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्डएप्पल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे ना क्या लगा था, मुझे उतना मज़ा नहीं आता जब मैंने पहले वाला आंसर बनाया तो मैंने उसको दूसरा आंसर बनाया था, ठीक है। अब आ जाइए, हु मेड आर्डएप्पल, किसने बनाया था? तो इट वॉज मेड बाय मार्टिन बाय हिम इन 1492। और इनको ना विद स्पेलिंग्स याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु पेंटेड द मैप ऑन आर्डएप्पल। किसने पेंट किया था उस पर? हु पेंटेड द मैप ऑन आर्डएप्पल। तो ये थे हमारे जॉर्ज क्लॉकनटन, इन्होंने पेंट किया था, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू विद स्पेलिंग, इनको याद कर लेना।
आगे आते हैं तो राइट द काइंड्स ऑफ मैप्स। अब हमें बताना है कि भाई मैप के जो हैं वो कितने प्रकार होते हैं। फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, क्लाइमेटिक मैप होता है, 3 तरीके के मैप होते हैं। अब हम एक एक करके इन मैप्स को भी जो है क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे। तो अगर आ जाए कि व्हाट आर फिजिकल मैप्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिजिकल मैप्स, लाइक राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल मैप, एक्सप्लेन फिजिकल मैप, सब में आपको एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो वही मैं बोल रही थी कि कंटेंट पर ध्यान दो, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? तो फिजिकल मैप्स जो होते हैं ना, उन्हें अगर मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ तो फिजिकल मैप्स क्या करते हैं, शो करते हैं द फिजिकल फीचर्स। जैसे कि भाई फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं किसी जगह के, कि वहाँ पे माउंटेन्स कैसे हैं, प्लेट्यूज़ कैसे हैं। प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लैंड। आप ऐसे प्लेन जा रहे हो, फिर आप ऐसे थोड़ा ऊपर चढ़ते हो, फिर एक टेबल जैसी लैंड आ जाती है, एकदम ऐसे फ्लैट लैंड आ जाती है, उसको बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यूज़ को, प्लेन जगहों को एंड रिवर्स को। तो फिजिकल मैप की तो ये इंपॉर्टेंस भी आएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, फिजिकल मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज they show the physical features of places such as mountains, plateaus, plains and rivers, ठीक है। आंसर ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और शेयर तो ज़रूर करना, लाइक करो या ना करो, पर अब शेयर ज़रूर करना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह के बने बनाए क्वेश्चंस मिल जाए तो ओबियसली उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिना ट्यूशन के भी आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखो, क्वेश्चन आंसर देखो, पॉज करो, उतार लो, और उसके बाद बस एक्सप्लेनेशन सुन लो और रेडी टू गो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन वी शो ऑन पॉलिटिकल मैप्स? अब हम पॉलिटिकल मैप्स पे क्या शो कर सकते हैं? हम उन पे कंट्रीज़ शो कर सकते हैं, हम उन पे स्टेट्स शो कर सकते हैं, और उनके कैपिटल्स जो हैं वो भी हम शो कर सकते हैं पॉलिटिकल मैप पे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल मैप्स की कैटेगरी में आती हैं। लाइक बाउंड्रीज़ जो होती है ना, कि भाई इस कंट्री की ये बाउंड्री, तो ये कंट्री इतने एरिया के अंदर है, फिर उसके बाद इसके साइड में ये वाली कंट्री है, वो वाली कंट्री है। स्टेट्स अगर हम दिखाएं, पंजाब यहाँ, हरियाणा यहाँ है, तो इस तरीके से उनकी कैपिटल अगर में शो करना है, तो ये सब पॉलिटिकल मैप्स में शो करते हैं। एक्सप्लेन क्लाइमेटिक मैप्स। अब क्लाइमेटिक मैप्स तो समझ ही सकते हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया, नाम ही क्लाइमेटिक मैप है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑफ द रीजन इज शोन इन क्लाइमेटिक मैप। तो क्लाइमेटिक मैप में क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है अबाउट द क्लाइमेट के बारे में, मौसम कैसा है यहाँ का, रेनफॉल कहाँ कितनी होती है, ये सब जो है उस रीजन के क्लाइमेटिक मैप में शो किए जाते हैं। व्हाट आर द अदर थिंग्स विच टेल अस, नहीं मैप्स कैन टेल अस, वो और कौन सी चीज़ें हैं। देखो, हमने फिजिकल मैप के बारे में पढ़ लिया, हमने पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ा, हमने क्लाइमेटिक मैप के बारे में पढ़ा, तो क्या बस इसी तरीके के मैप्स होते हैं? नहीं, मैप्स इससे भी ज़्यादा तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि हमें इंडस्ट्रीज़ बताई जाती हैं, है ना, कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ है। तो मैप बनाइए आप, मान लो इंडिया की बात करें तो हमने इंडिया का मैप बनाया, उसके अंदर स्टेट्स में हम बता सकते हैं कि इस स्टेट में ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इस स्टेट में इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर हम बता सकते हैं पॉपुलेशन को भी, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन कहाँ की कहाँ कितनी है, तो हम वो भी वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। हम ट्रांसपोर्ट को मार्क कर सकते हैं, मिनरल्स को बता सकते हैं, हम क्रॉप्स पे बता सकते हैं, हम सॉइल कहाँ की कैसी है उसके भी मैप बना सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कितने हैं, फॉरेस्ट कैसे हैं, इवन वाइल्ड लाइफ उस जगह का कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मैप में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, द निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज किस दिशा को पॉइंट आउट करती है। जो निडल होती है ना, मैप अच्छे से प्लेन सरफेस पे मैप रहता है, नहीं कंपास, अभी मैप और उसको पूछो, कंपास होता है एक, ठीक है। उसकी जो निडल होती है, ये सेलर्स वगैरह लेके चलते हैं, उसकी जो निडल होती है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगी तो वैसी बात है, बाकी डायरेक्शन तो फाइंड आउट वैसे ही कर लोगे कि नॉर्थ के नीचे जो है वो ना साउथ आ गया, ईस्ट एंड वेस्ट आ जाता है, देन यू कैन सिंपली फाइंड आउट, है ना। व्हाट कैन ईजिली फाइंड डायरेक्शन यूज, नहीं, वी कैन ईजिली फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ डैश। तो अभी हमने पीछे पढ़ा, देखो कि कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। कंपास को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम कंपास से ही तो क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना डायरेक्शंस को। अपने को अगर नॉर्थ पता चल गया तो हमें आराम से पता चल जाएगा ना कि साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ठीक है। सो वी कैन ईजिली फाइंड डायरेक्शन यूजिंग आ कंपास, और ये सारे क्वेश्चन फिलअप की फॉर्म में बिल्कुल आ सकते हैं। व्हाट आर द 4 मेजर डायरेक्शंस? 4 मेन डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? एंड द 4 मेजर डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बहुत आराम से, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था। द टॉप ऑफ द मैप में कौन सी डायरेक्शन रहती है? नॉर्थ रहती है। बॉटम में सबसे नीचे कौन सी डायरेक्शन रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ रहती है। ईस्ट टू दी राइट, ईस्ट जो होता है वो राइट साइड होता है, वेस्ट किस साइड होता है? हमारे लेफ्ट साइड होता है। तो अगर आप सामने खड़े हो वॉल के और वॉल पे मैप लगाए तो आप आराम से देख सकते हो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है।
द डायरेक्शन, अब ये देखो फिलअप की फॉर्म में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे छोटे हल्के में मत लेना ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि फुल मार्क्स देके जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या ही याद करना, और लेफ्ट का राइट हुआ ना तो सारे मार्क्स गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शंस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन डैश। सो मैप की डायरेक्शंस कैसे शो की जा सकती हैं? एरो जो कि मार्क्ड रहता है, एन का मतलब नॉर्थ, विच पॉइंट्स टूवर्ड्स दी नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ पता चल गई तो बाकी पता चल जाती है कि नॉर्थ का अपोजिट में नीचे क्या आ गया, साउथ आ गया, राइट साइड में क्या आ गया हमारा, अभी पढ़ा है हमने, ईस्ट आ गया, और वेस्ट आ गया हमारा लेफ्ट साइड में, राइट। अब व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जो कि बीच बीच में पड़ती हैं। अब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, देखो 4 होती है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच में पड़ने वाली। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम पहली बात करें तो नॉर्थ ईस्ट है इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और ये लाई करती है बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट डायरेक्शन के। अब ऐसे ही नाम से पहचानते जाओ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी तो नॉर्थ वेस्ट हो गई। उसके बाद साउथ ईस्ट, ये रहती है साउथ और ईस्ट के बीच में, है ना। और नेक्स्ट आ जाओ साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ अ मैप। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी टिपिकल भी होती है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन में तो आ ही जाता है। तो स्केल ऑफ अ मैप किसे कहते हैं, है ना। तो द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। अब देखो, मान लो कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और यहाँ से ना कोई जगह 1000 किलोमीटर की दूरी पर मुझे दिखानी है मैप में। अब 1000 किलोमीटर की तो लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैं क्या लिख दूँगी, मैं लिख दूँगी कि भाई मेरे ना नीचे मैं जो है एक स्केल बना दूँगी कि 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो मैं जिस जगह से 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखा रही हूँ तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि भाई ये जगह जो है वो 1000 किलोमीटर है। तो नीचे स्केल में अगर मैंने बता दिया तो यही तो बना ना रेशो। तो 1000 किलोमीटर बराबर कितना हो गया मेरा? 1 सेंटीमीटर। अब लेट सपोज मुझे कोई जगह 2000 किलोमीटर दिखानी है, तो मेरा रेशो कितना है भाई? 1000 अगर 1 सेंटीमीटर है तो 2000 2 सेंटीमीटर हुआ, है ना। सिंपल ही है। तो ये होता है, इससे क्या होता है, मैप बनाना आसान हो जाता है। ऑब्वियसली हम इतनी बड़ी बड़ी दूरियाँ तो ऐसे नहीं दिखा सकते थे इसके बिना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्बल्स। अब देखो, मान लो कि अगर तुम्हें मैप बनाना है और मैप में तुम्हें बताना है यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर स्कूल है ना, या फिर यहाँ पर चर्चेज हैं, या फिर लेक्स हैं, ब्रिजेस हैं। बिना सिंबल के कैसे बनाओगे? क्या टेम्पल बनाओगे पूरा का पूरा? तो मैप ही के सारी जगह भर जाएगी। या फिर हम चर्च की पिक्चर्स बनाने बैठ गए तो हमारा तो एग्जाम में सारा टाइम यही बनाने में निकल जाएगा, ड्राइंग करने में निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। देखो, लैंग्वेज ऑफ अ मैप में आता है ये सब, कि आपको स्केल समझ में आना चाहिए, आपको सिंबल्स समझ में आने चाहिए, आपको कलर्स समझ में आने चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें याद है कि भाई देखो टेम्पल का सिंबल ऐसा है, तो जहाँ भी आपने देखा टेम्पल का सिंबल, आप समझ जाओगे अच्छा यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। या फिर हॉस्पिटल का सिंबल देखा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हॉस्पिटल है। तो सिंबल समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप, है ना, कोई इतना स्पेस तो होता नहीं है मैप पे टू शो माउंटेन्स को शो करने के लिए, रिवर्स को शो करने के लिए, लेक्स को शो करने के लिए, ब्रिजेस यानी पुल जो होते हैं उन्हें शो करने के लिए, डैम्स को शो करने के लिए, टेम्पल्स यानी कि मंदिरों को शो करने के लिए, चर्चेस यानी कि चर्च को शो करने के लिए, एंड रेलवे जो ट्रैक होते हैं उनको शो करने के लिए। अब मैप विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन, और अगर आप एक मैप बना रहे हो किसी एरिया की और आप ये इन्फॉर्मेशन दो ही ना कि जो चीज़ जगह है कहाँ पर है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है उस मैप का, वुड नॉट बी यूज़फुल। तो वो तो यूज़फुल नहीं होगा। तो डिफरेंट सिम्बल्स आर देयर फॉर, इसी वजह से अलग अलग जो सिंबल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ऑन अ मैप टू गिव अस दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंबल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई टेम्पल्स कहाँ हैं, माउंटेन्स नहीं, टेम्पल्स कहाँ हैं, ब्रिजेस कहाँ हैं, माउंटेन्स कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, लेक्स कहाँ हैं, बस उनके सिंबल बनाए तो हम समझ जाते हैं अच्छा ये सिंबल यहाँ बना है तो यहाँ पर ये जगह है, ये या फिर ये चीज़ है यहाँ पर। द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज़ शोन बाय, लैंड बाउंड्री मतलब कि यहाँ पर ये कंट्री खत्म हो रही है, इसकी बाउंड्री है। ये कैसे शो करते हैं हम? थिक डैशेस बनाते हैं, मोटे मोटे डैश बनाते हैं, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे मोटे मोटे डैश बनाते हैं, एंड डॉट इन ब्लैक, और ब्लैक ब्लैक डॉट लगाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सिटी इज़ मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। जहाँ जहाँ छोटे छोटे सर्कल बने हैं मुझे दिखाई देंगे तो मैं आराम से समझ सकती हूँ कि यहाँ पर शहर दर्शाए गए हैं, सिटीज़ बताई गई हैं। इन विच कलर डू वी शो वाटर बॉडीज़ ऑन मैप। तो
पानी जो होता है, वाटर बॉडीज जो होती है मैप में कौन से कलर से शो की जाती है। कलर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वाटर बॉडीज़ आर शोन इन द शेड्स ऑफ ब्लू। जो लाइट ब्लू होता है ना वो यूज़ किया जाता है फॉर शैलो वाटर, और जो डार्क ब्लू होता है वो डीप मतलब गहरा पानी, ठीक है। तो गहरा पानी मतलब डार्कर शेड। तो जहाँ भी हमने डार्क ब्लू कलर देखा तो हम समझ गए कि यहाँ पर पानी बहुत गहराई में है। जहाँ पर भी हमने लाइट ब्लू कलर देखा, हमने देखा पानी उथला है, मतलब शैलो है, मतलब जैसे ऊपर ऊपर तो बहुत पानी है लेकिन बहुत गहराई नहीं है उसकी, ठीक है। वेयर डू वी यूज़ ग्रीन कलर ऑन मैप? हम मैप पर ग्रीन कलर कहाँ यूज़ करते हैं? तो वी यूज़ ग्रीन कलर शेड्स टू शो प्लेन्स और लो लैंड्स, ठीक है। प्लेन्स जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ है, बनारस है, तो प्लेन जगह है ना, यहाँ पर ऐसे कोई पहाड़ वहाड़ तो नहीं है, कोई रेगिस्तान भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगहों को शो करते हैं ये ग्रीन कलर्स जो होते हैं वो प्लेन और लो लैंड्स। लो लैंड्स मतलब नीचाई वाली जगह। हाईलैंड्स कौन सी होती है? जैसे माउंटेन वगैरह। तो लो लैंड मतलब नीचे, जो नीचे की तरफ जगहें होती है उनको। हाईलैंड्स आर शोन इन अ शेड्स ऑफ ब्राउन, है ना। हाईलैंड्स ऊंचाई, तो वो कहाँ पर शो की जाती है? ऊंची ऊंची जगहें जो होती हैं वो ब्राउन कलर से शो की जाती हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ की ऑन द मैप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द की इज़ गिवन ऑन अ मैप। मैप पर जो की दी जाती है टू हेल्प अस, हमारी मदद के लिए दी जाती है, अंडरस्टैंड, हमें समझाने के लिए, द कलर स्कीम के ना। मैप में अगर हमने कोई कलर यूज़ किया है तो उस कलर का क्या मतलब है, उसके लिए की दी जाती है। एंड सिम्बल्स जो भी हम उस पर यूज़ करें। तो कलर्स और सिम्बल्स, नीचे ना मैप पे एक की होती है, उस की को पढ़ोगे आप तो आपको सारा मैप ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारे सिम्बल्स बने होते हैं, कलर्स बने होते हैं, उसके आगे डिटेल में लिखा भी होता है कि ये कलर हम इसके लिए यूज़ करें, इसके लिए, सिंबल इसके लिए है, एंड यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। फिनिश हो गए सारे क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स इट। कितने क्वेश्चन आंसर्स है? 44 ही तो हैं। आराम से हो जाएंगे। 10-10 का बैच करके करो, नहीं 11-11 का करो, 4 बार में हो जाएंगे। 11 क्वेश्चन याद किए और उसको लिख के देखा, फिर 11 याद करो, फिर लिख के देखो। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। फिर मैं आपके आगे के चैप्टर्स के भी नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि चैप्टर्स तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। अगेन ऑल क्रेडिट गोज़ टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। बाय बाय।